अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी आपने म्यूजिक बनाया हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया? जो आपके सारे म्यूजिक ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, लाखों लोग उन पर रील्स बना रहे हैं। हनुमान जी के साथ साथ जो हमारे गुरुजी हैं, पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी, पज्जन चाचा, और मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों ये दिल टूटने वाले गाने आ रहे हैं? चाहे साहब बोलेंगे, धोखा बोलेंगे, तो धोखा मेरे साथ भी हुआ था। मेरी वाली अलग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज़ एम्पायर का पॉडकास्ट सेगमेंट, जहां हम फेमस लोगों की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को यहाँ तक लाया है और कैसे वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। हम उनसे सभी पहलू पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की। हम कोई आगे बात करें उससे पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं। मनु भैया, आपकी सिंगिंग की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और आप पहले क्या करते थे? मेरी सिंगिंग की शुरुआत वैसे कहेंगे बहुत पहले हुई थी। जब मैं पहले इसके पहले बता दूं, मैं जब सिंगिंग नहीं करता था उसके पहले मैं डांस करता था। मुझे डांस का बहुत शौक था। तो डांस करने के बाद मैं सिंगिंग में आया। ये जब फर्स्ट इंडियन आइडल आया था तो मैंने वो देखा। तो वो देखने के बाद होता ना, ऐसा नहीं है वैसे, मेरे जो परिवार में था एक जेनेटिक था, थोड़ा थोड़ा सब लोग गाते थे और मैंने अपने बड़े भाइयों से सीखा। तो जब वो गाते थे तो उनको देखते रहता था, तो एक हैबिट में ना, गाना आप गा रहे हैं तो वो आता था, थोड़ा थोड़ा हैबिट में आ गया था। तो मैंने जब गाना सीखा तो ये बहुत पहले की बात है, स्कूल टाइम की बात है। तो जब मैं स्कूल में रहता था तो वहाँ पे भी टीचर्स मुझसे गाने सुनते थे। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि मैं बहुत अच्छा कोई मैं सिंगिंग कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है। बस ये है कि वो कहते थे गाना सुनाओ। किसी ने सुना तो उन्होंने बोले, यार मनु बहुत अच्छा गाना गाता है। तो मेरे स्कूल में टीचर्स ने सुन लिया गाना कि गाना सुना। तो एक बार सुनाया तो जब भी कोई टीचर आता था तो यार एक गाना जरूर सुना। तो सबके सामने मैं क्लास में सुनाया करता था। मतलब फिर उनको गाना आपका अच्छा लगने लगा? वो उनको गाना कब अच्छा लगने लगा मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ गाना गाता था, मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छा गाता था या बुरा गाता था। लेकिन फिर लोग सुनते थे कि मनु की आवाज़ में सुनो, बड़ा अच्छा गाना गाता है, ऐसा बोलते। तो उनके कहने पे मैं स्कूल में गाना गाने लगा। उसके पहले होता क्या था कि जब मैं सिंगिंग नहीं करता था तो मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, मैं ना डांस करता था। डांस करने दोस्तों, मैं हूँ केएम फोटोग्राफी से। आपके पास है कोई भी इवेंट, वेडिंग, प्री वेडिंग या फिर शॉर्ट फिल्म बनवाना है, रैप बनवाना है आपको, या फिर करवाना है फोटोशूट, तो ये मेरा दिया गया है नंबर, आप कांटेक्ट कर लीजिए। अपने यहाँ सारी चीज़ें हो जाएंगी, सिनेमैटिक से लेके ड्रोन और शॉर्ट फिल्म सभी कुछ हम बना देंगे। तो एक ही जगह मिलेंगे आपको सारे ऑप्शन। तो ये हमारी आईडी है, वर्क देख लीजिए और हमें कांटेक्ट जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे पॉडकास्ट की जर्नी से जुड़ना चाहते हो या आप अपनी जर्नी हमारे प्लेटफॉर्म पर आके सुनाना चाहते हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। अपनी कहानी हमें व्हाट्सअप करो और हमसे कांटेक्ट करो। के बाद जब होता ना कि कॉलोनी में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो डांस के लिए मुझे बुला लिया, तो मैं छोटे छोटे कंपटीशन करता था। अच्छा। और तो फिर मैं सिंगिंग लाइन में कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना याद है कि जब फर्स्ट इंडियन आइडल मैंने देखा था तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उसको देख के। अच्छा। और मुझे जितने भी उसमें सिंगर्स थे तो मैं बड़े गौर से देखता था कि यार ये लोग गा रहे। तो मुझे ना एक अंदर से एक था कि मुझे भी ना गाना गाना है। मुझे तो गाता था, मेरा जेनेटिक है फैमिली में। मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाते थे, तो शौक था मुझे गाना गाने का। लेकिन अगर शुरुआत बोलेंगे तो मुझे अच्छे से ये याद है कि फर्स्ट इंडियन आइडल आने के बाद मुझे बहुत मतलब शौक, इंस्पायर हुआ था मैं कि यार मुझे गाना गाना है। और ये तो नहाते वक्त बाथरूम में गाना गा रहा हूँ। और मेरे जो पड़ोसी होते थे, अच्छा, तो वो मुझे शाम को बताते थे, मनु ने आज ये गाना गाया, आज मनु तुम वो गाना गा रहे थे। अच्छा। तो फिर बोले वो वाला सुना जो बाथरूम में गा रहे थे नहाते हुए। तो वो मोहल्ले में आवाज आती थी। अच्छा। तो फिर मैं उनको सुनाया करता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ना मेरी शुरुआत हुई। किसी ने बोला यार एक गाना सुना दो, ये कभी स्कूल में, तो वहां से एक गाना गाने की शुरुआत हुई थी। अच्छा। आपका जो म्यूजिक है ना वो एकदम बॉलीवुड स्टाइल का होता है, जो मैंने देखा हुआ है। तो आपने म्यूजिक बनाना कहाँ से सीखा था? म्यूज़िक बनाना एक्चुअली मैंने वैसे तो कहीं नहीं सीखा और ना ही मैंने सिंगिंग सीखी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा सीखा तो कहीं नहीं है। हाँ, बस ये था कि टीवी में देखता था
और एक परिवार से सीखा हुआ है मैंने। मेरे फादर थे, मैंने बताया, मेरे भैया भी गाते थे तो उनको देखता था मैं। अच्छा। तो वो देख देख के, फैमिली को ही देख देख के मैंने सीखा है। तो मैंने कोई क्लास नहीं करी, मैंने कोई ऐसे गुरु नहीं थे मेरे कि मैंने जिनसे सीखा हो। अच्छा, जो आपका पहला सॉन्ग आया था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? मेरा पहला सॉन्ग आया था जो, उसका एक्सपीरियंस तो अच्छा था और थोड़ा सा डर वाला भी था, क्योंकि मेरा जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था तो मुझे याद है, एक बहुत फेमस सिंगर है, आपने उनके गाने भी सुने होंगे, तरन्नुम मलिक, तो जिन्होंने सैयारा भी सैयारा एक था टाइगर का गाया, वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो मैं पहली बार वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो जब जा रहा था, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब गाना गाया, जब मेरी शुरुआत हुई, पहला मुखड़ा होता है ना, तो मुखड़ा गाने में मुझे बड़ा हेजिटेशन टाइप का लग रहा था कि कैसे गाऊंगा, इतने बड़े लोग हैं तो उनके सामने कैसे गाऊं मैं, अच्छा गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। तो हुआ क्या, एक्चुअल में वो गाना गाते गाते काफ़ी देर लगी मुझे जब मैंने मुखड़ा किया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, कंफर्ट है कि नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना ये ईयरफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, तो मुझे ना एक, अच्छा होता क्या था कि मेरे ना दोनों जब कान में हेडफोन में लगा था तो मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। तो मुझे ये समझ में आता कि यार मैं कहाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या गा रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा होता था। फिर उन्होंने मेरा ना हेडफोन चेंज कर दिया था। तो जब वो हेडफोन चेंज किया, वो भी मैंने उसको इतने दूर से उस ट्रैक को सुनते हुए गाना रिकॉर्ड किया। और जब वो हेडफोन मैंने यूज़ किया तो मैंने एक साथ पूरा गाने गा दिया। तो जब वो गाना मैंने गा दिया, उसके बाद से सामने से आवाज़ आई, अरे वेल डन, बहुत अच्छा गाया है ये वो। तो मुझे लगा शायद गड़बड़ हो गया, अब ये मुझे टोक भी नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली बहुत ही अच्छा गाया है। तो मुझे लगा हो सकता, फिर मैंने बाहर जाके सुना तो सब लोगों ने बोला बहुत अच्छा गाया। तो फिर उन्होंने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरे से बोला कि अगर आपको, मैंने बोले पहला सिंगर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई तो हेडफोन दोनों लगाता है, कोई फीडबैक बहुत तेज देता है, आप इतने दूर से, ये मैं पहला सिंगर ऐसा देख रही हूँ, इतने दूर से आपने इस गाने को रिकॉर्ड किया है। तो वो टाइम था, मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, तो मैंने वहाँ से सीखा भी, और एक जो शुरुआत में डर होता है ना, वो भी था। अच्छा, एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट आपको कितना मुश्किल लगता है म्यूजिक कंपोज करना, और इतनी अच्छी कंपोजिशन का राज क्या है आपका? मुझे म्यूज़िक कंपोज करना तो टफ़ नहीं लगता वैसे, क्योंकि मैं वो काम ही करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे टफ़ ये लगता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। तो मैं बस सबसे पहले वही सोचता हूँ कि अगर मैं कोई ट्यून कंपोज कर रहा हूँ या मैं कोई गाना बना रहा हूँ, तो पहले मेरा थॉट ये होता है कि ये ऑडियंस को पसंद आएगा, कैची ट्यून होनी चाहिए। तो ये सब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि लोगों को बड़ा कैची लगे सुनने में, जब भी वो पहली बार उस गाने को सुने। तो ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ, चैलेंजिंग ज़रूर होता है कि ऑडियंस के हिसाब से कैसा बनाना है। अच्छा, मैंने आपके सॉन्ग्स में हमेशा देखा है कि दिल टूटने की बातें चल रही हैं, और हमेशा लड़का लड़की के पीछे भागते रहता है। तो ऐसे सॉन्ग आपके माइंड में कैसे आते हैं? नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम सैड सॉन्ग बनाते हैं तो अच्छा। उसमें ऐसा होता है कि कोई एक लव स्टोरी होती है, तो वो लव स्टोरी दिखानी होती है। और लव स्टोरी आपको पता ही है कि आज की डेट में 80% लड़के हैं जो लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे गाने पसंद हैं, क्योंकि किसी ना किसी के साथ ऐसा कोई लव स्टोरी जुड़ी रहती है। तो जब हमने गाने बनाने चालू किए, तो एक बनाया, दो बनाया, तो लोगों को बड़े पसंद आए। दिल टूट रहा था तो बड़ा पसंद आया था। तो मैंने कहा अच्छा, अभी एक इनको और दिल, बोले ऐसे ही एक गाना और चाहिए, एक गाना और आप बनाओ ना, बहुत बढ़िया था ये है। तो बस ऐसे इस शुरुआत हुई। और होता है कि जब गाने बनाते हैं तो हम बहुत स्टोरी को लेके बनाते हैं, और ऐसा नहीं है, लड़की और लड़के दोनों का ही हम पॉइंट रखते हैं अपने गानों में। कहते हैं जब किसी का दिल टूटता है तब उसके अंदर से आर्टिस्ट निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैंने गाने बनाए तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा कि, क्योंकि कई, ये जो सवाल आप कर रहे हैं, कई मीडिया वालों ने, मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ तो ये पूछा है कि झुट्टी फरेबी बनाया, इश्क बुराई बनाया, इश्क को बुरा बना दिया आपने, ये कर दिया, तो ऐसा क्यों है, एक टारगेट लेके आप क्यों चल रहे हो? हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा मुझसे। तो देखिए, हर किसी की लाइफ में एक
स्टोरी होती है, मेरी लाइफ में भी रही है, देखिए कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, जो होता ना एक मन में कोई बात लग जाती है या दिल में लग गई, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा हर्ट हुआ था, तो मैंने उस टाइम पे ऐसे गाने बनाए। और क्योंकि ज़्यादातर गाने लोग ऐसे सुन रहे हैं तो उनको, और फिर क्या हुआ, लोगों को पता चला ये स्टोरी, जब भी हमारी कोई स्टोरी कॉन्सेप्ट बनता है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं कि लोगों की रियल लाइफ से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। तो लोगों को लगा कि शायद कुछ ना कुछ वजह तो है, क्यों ये दिल टूटने वाले गाने आ रहे हैं। नहीं, आपके म्यूजिक में वैसा दर्द भी होता है ना, मैंने कनेक्ट किया है, आपके म्यूजिक को सुना है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ तो राज है। एज ए ऑडियंस मैं भी खुद जानना चाहूँगा कि भाई की लाइफ में ऐसा हुआ क्या, तो प्लीज़ उस जर्नी को भी आप शेयर करें ताकि हम समझ सकें चीज़ें। नहीं देखिए, ये बहुत बड़ी कोई जर्नी नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी एक टाइम पे हुआ था। आप चाहे साहब बोलेंगे, धोखा बोलेंगे, तो धोखा मेरे साथ भी हुआ था। तो आपको पता है धोखा धोखा ही होता है, फिर वो जब दिल टूटता है तो एक टाइम पे मुझे कुछ बात ऐसी लगी थी और मुझे लगा ऐसा क्यों होता है, मतलब एक सवाल मेरे मन में था। और म्यूज़िक देखो मैं पहले भी कर रहा था, ऐसा नहीं है, शुरू से ही मैं इस फील्ड में। अच्छा, उससे पहले भी आप म्यूजिक कर रहे थे? मैं म्यूज़िक कर रहा था, और ऐसा नहीं कि हाँ, मेरी तेज़ी जो हुई थोड़ा सा, तो बीच में बहुत तेज़ी से मेरे गाने आने लगे, तो लोगों को लगा कि यार ये ना सैड सॉन्ग आ रहे हैं, फिर एक सैड सॉन्ग आ गया, फिर एक सैड सॉन्ग आ गया। तो फिर लोगों को लगने लगा था कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ, ऐसे गाने क्यों, और क्यों नहीं कोई डांसिंग नंबर, क्यों नहीं ये नहीं। तो एक्चुअली जो माइंड में हमारे कॉन्सेप्ट आता था, जो स्टोरी आती थी, हम दिखाते थे। तो मेरे साथ एक टाइम पे थोड़ा सा हुआ था, तो मैंने किया, लेकिन मैं फोकस सिर्फ अपने काम पे रखता था। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि दिल तो देखिए, दिल आपका है, कोई तोड़ने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे बाद में समझ में आया, दिल तो आपका है ना। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं, और मुझे भी बीच में लगा था बुरा। तो मैंने गाने बनाए और बहुत तेज़ी से बनाए, लेकिन मैंने ऑडियंस, क्योंकि जब मैंने गाना बनाया तो बहुत लोगों को पसंद आया, बोले यार दूसरा कब आ रहा है, तो मैं ऑडियंस के लिए काम कर रहा था। अच्छा, तो एज ए ऑडियंस, जैसे मैं भी अभी मैच्योर एज का हूँ, तो जो बहुत सारे लोग जिनका ब्रेकअप हो जाता है तो एकदम पगला जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पगलाए लोग हैं इनका आप क्या ही बोलेंगे, क्योंकि इनको आप समझा नहीं सकते। वो एक टाइम ऐसा होता है ना कि आप किसी को बैठा के भी समझा दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को लगता है मेरी वाली अलग है, वो जो डायलॉग है ना, अच्छा, मेरी वाली अलग है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर लड़की बुरी होती है, या ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी है, मैं देख भी रहे होंगे। तो लेकिन 80% ये मान के चलिए, जो कुछ पीड़ित लोग हैं उनको पता भी नहीं होता कि वो अपना टाइम किस जगह बर्बाद कर रहा है। ये तो बाद में मालूम चलता है कि किस जगह पे मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। तो मेरा यही कहना है कि आपको अगर ये सब करना है आप करिए, लेकिन आप बहुत ध्यान से करिए, और अपने जो आपका एम है, जो आप काम करना चाहते हैं, उसको छोड़ के कोई काम मत करिए, क्योंकि आपको यही काम आपको आगे बढ़ाएगा। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम इश्क में चले जाए, मोहब्बत में चले जाए, तो बहुत देख कर ही जाइए, मेरा तो यही कहना है। अच्छा, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो म्यूजिक लाइन में जो यादगार बन गया हो और जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो? याद नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, मैंने स्टेज शो किए तब भी रहा है, या मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टूडियो में तब भी कुछ यादगार पल होते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक गाना किया हुआ था, इंदौर में लॉन्च किया था, तो वो लॉन्चिंग के बाद मुझे समझ में आया कि क्या हो गया अचानक से। अच्छा, क्योंकि क्या हुआ था ऐसा उधर? उस टाइम पे जब मैंने गाना लॉन्च किया तो मैंने तो गा दिया, जब मैं नीचे आया तो पता चला लोग मेरे हाथ पैर खींचे जा रहे हैं। अच्छा फोटो के लिए, कहीं इसके लिए, तो मुझे पीछे से वापस जाना पड़ा। इतना कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम पर? लगा कि भाई सिंगर बन गए हैं? नहीं, सिंगर देखो, स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होता, आप जितना करते जाओ। लेकिन हाँ, उस टाइम पे फील ये हुआ था, जब भी मुझे, आज भी अगर कोई बोलता है ना मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है या कुछ करना है, तो मैं बहुत प्यार से उनके साथ फोटो खिंचा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई आपकी इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो मैं, लेकिन जब मैं ये थक गया था, जब मुझे बहुत देर हो गई ये करते करते, तो मुझे लगा है तो अच्छा, लेकिन अब बहुत ना इरिटेशन सा हो रहा है कि अभी ये मुझे खींचे जा रहे हैं ऐसे। तो कई बार ऐसा होता है तो बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ मैं, तो वो अच्छा भी लग रहा था, और फिर बाद में थोड़ा सा परेशान हो गया था। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ना जब फोटो खिंचवाते हैं
तो उनका गुस्सा निकल जाता है, ये चीज़ें निकल जाती हैं, क्यों, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, जब भी कोई आर्टिस्ट होगा या कोई सेलिब्रिटी होगा, हाँ हाँ तो मना करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ हाँ तो जिसको वो फोटो नहीं देगा या मना कर देगा तो उसके लिए वो दुश्मन है, अरे ये तो इसका नेचर खराब है, ये तो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, इसके अंदर बहुत ईगो है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी व्यस्तता या वो कितने बिजी है, वो क्या, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसी कोई ये आम बात है। कहीं में कहीं स्टेज शो चल रहा है तो उनके माइंड में वो चीज़ें हैं, 10 प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और लोग बाग उसी टाइम पर। जब भी कोई म्यूजिक शो करता हूँ या कोई भी है तो मैं ना ऑडियंस के पास जाता हूँ। मेरा एक नियम है। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड जब देख रहा था तो उसने मुझसे जब शो के बाद जब हम लोग निकले तो उसने बोला कि यार मतलब ऑडियंस के पास कितने रहते हो तुम जब भी जाते हो? तो मैंने यही बोला क्योंकि देखो वो जो दूर खड़ा है ना उसको तो सिर्फ स्टेज दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। और स्टेज का सिंगर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एकदम से जैसे वो बोलते हैं ना जमीन से जुड़े हुए आदमी, तो मुझे ना उनके पास जाके गाना गाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो उनको भी वो फील आता है कि चलो हमारे साथ गाना गा रहे, बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, जो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा क्या है कि मैं जाके उनसे मिलता हूँ, उनके साथ गाना गाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप मनु भैया ना एकदम डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं। जहाँ भी वो शो करते हैं मैंने देखे हुए हैं बहुत सारे आप जगह, उसके बाद ना लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो कहीं में कहीं जो आप ये बोल रहे हैं ये भी एक फैक्टर काम करता है इस चीज़ में। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताइए मुंबई की चमक कैसी है आर्टिस्ट की लाइफ में? देखिए, मुंबई में तो बहुत चमक है। मुंबई चमक रहा है पूरा। लेकिन हाँ, देखिए उधर स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है। और बहुत आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है मुझे मुंबई जाना है और वो बैग उठाते हैं मुंबई चले जाते हैं। देखिए, मुंबई के अंदर चमक है, ऐसा नहीं है, लेकिन है क्या कि कुछ सालों बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप शुरू में जाओगे ना तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, नया नया। अच्छा। मुंबई है, ये है, ऑडिशंस देने हैं, ये करना है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपको मुंबई में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं, देखिए आप घर से निकलेंगे, घर से आपको घर वाले भेज देंगे, या ठीक है 1 महीना 2 महीना 6 महीना आपको पैसे देंगे। सपोज कोई एक्टर है वो ऑडिशन देने के लिए जाता है, तो आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो फिर कुछ टाइम बाद आपको फाइनेंशियली इश्यूज भी आएंगे। देखो, घर वाले आपको 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल तक पैसा दे देगा, लेकिन 1 साल के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो वो बोलेंगे आपको कि भैया अब हम नहीं दे सकते। तो वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है तो बहुत स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और अब तो ऐसा टाइम आ गया कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो आपको कहीं से भी आप स्टार या अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। एक्टर के लिए थोड़ा सा है, मुंबई जाना जरूरी है। तो स्ट्रगल है, चमक वाली लाइफ भी है, लेकिन वो सब आपका जुनून कैसा है, आपका अपने काम के लिए कितने डेडिकेट हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने ना आपके सारे सॉन्ग सुने हुए, ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग सुने हैं। उसमें मैंने एक नाम देखा हुआ है, सत्या खरे। आपके नाम के साथ उनका नाम जुड़ा होता है या उनके नाम के साथ आपका नाम जुड़ा होता है? थोड़ा सा इनके बारे में आप बताइए, ये कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं सत्या खरे। अच्छा। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मुंबई में पोस्ट प्रोड्यूसर भी हैं वो। अच्छा। तो एक्चुअल में उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, उनसे मैंने सीखा है। तो वो मेरे बड़े भाई हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और हम साथ में काम करते हैं। अच्छा। तो कॉम्पोजिशन हो गई तब भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप जब भी मेरा नाम देखते हैं ना तो उसके आगे जुड़ा होता है सत्या। और सत्या मीन्स मतलब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, ये उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे से पहले वो ही मुंबई गए हुए थे। अच्छा। फिर मैं बाद में गया था। हाँ। अच्छा, मैंने जैसे फुकरे मूवी है उनमें उनका देखा हुआ है, गाना आया हुआ था, लिरिक्स राइटर थे वो उसके, तू मेरा भाई नहीं है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, उनके बारे में बताओ ना कुछ। उन्होंने ना फुकरे मूवी में गाना लिखा हुआ है, तू मेरा भाई नहीं। और अभी आपने छतरी वाली देखी होगी रकुल प्रीत की। अच्छा। तो उसमें भी उनका गाना आया हुआ है। फुद्दू फिल्म में भी उन्होंने गाने लिखे हैं, सनी लियोनी भी उसमें आर्टिस्ट हैं और रणबीर कपूर ने शायरी पढ़ी। बहुत से गाने उन्होंने लिखे हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्री में, बहुत से रियलिटी शोज़ के लिए। तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, लिरिसिस्ट भी है और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। और
एक भाई के नाते बहुत अच्छे भाई भी हैं। जी। अच्छा, तो भैया मुझे ये बताइए, आपका उनके साथ कितना अच्छा बॉन्ड है? बॉन्ड उनके साथ बहुत अच्छा है, और एज अ भाई तो है ही हैं, साथ में उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है, और चाहे मुंबई हो, और मुझे बहुत सीखने को मिला है उनसे। तो जब वो मतलब फर्स्ट टाइम जब घर से जा रहे थे बाहर काम करने के लिए, तो मैंने उनको बोला मुझे भी मुंबई बुला लेना। अच्छा। तो पहले वो दिल्ली गए थे, और दिल्ली के बाद वो मुंबई पहुंचे थे। तो जब वो मुंबई पहुंचे थे तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। 3-4 महीने बाद मुझे वहाँ उन्होंने बुला लिया था। तो मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा, और मैं वहाँ पहुँच भी गया, और मैं हमेशा मुंबई में रहता हूँ। तो मुझे जब वो शुरू में उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुझे सिखाया भी। उन्होंने कहा देखो मुंबई कैसा है, पहले मुंबई को समझो, जानो। मैं पार्टीज़ में भी गया। अच्छा। मैं ऑफिसेज में भी गया, मैंने वहाँ भी काम देखा, लोगों से मिला, सीखा। तो एक भाई के नाते जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे जितना सिखाया है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि सबके भाई ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, और उनका नेचर ही एक, जब कभी ऐसा होगा आपके साथ, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मालूम चलेंगी। अच्छा। तो उन्होंने ना स्ट्रगल बहुत किया है, और स्ट्रगल के साथ साथ उन्होंने अपनी कभी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। तो कह सकते हैं कि मतलब टिपिकल हिंदी फिल्मों जैसे जब बड़ा भाई मुंबई जाता है तो कुछ बनने के बाद वो छोटे भाई को ही बुला लेता है। तो वैसे ही आपकी जर्नी शुरुआत हुई है कुछ आपकी लाइफ की? हाँ, जब मैं बाहर गया तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी, क्योंकि देखो मुंबई मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मेरे बड़े भाई वहाँ पे पहुँचे, देखा नहीं था मतलब मैं ऐसे कई सिटीज़ में घूमा हूँ, लेकिन मुंबई मैं कभी काम के लिए नहीं गया था, स्ट्रगल नहीं किया था। तो मैं जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिलता है, और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत सिखाया। अच्छा, तो मनु भैया जब ना स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए थे, सबसे पहली बार उन्होंने कान में ये लगाया वो लगाया, पहले तो भाई गाना सिर्फ मोबाइल में गा देते होंगे या फिर कहीं भी गा देते होंगे, तो वो कैसे मजा आया था जब म्यूजिक बना या गाना हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था वो? मतलब स्टूडियो के अंदर ऐसा था कि जब मैंने वो गाना रिकॉर्ड करती और जब मैं बाहर आया, हाँ, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा थोड़ा सीख ही रहा था। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने अपना गाना खुद ही सुना म्यूज़िक के साथ। हाँ। बड़े बड़े साउंड्स में जब स्टूडियो में मैंने सुना, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ पे जो भी सारे लोग थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बहुत अच्छा था, क्योंकि आप म्यूज़िक से जुड़े हो, और अगर आप मुझे 24 घंटे भी किसी स्टूडियो में बैठाए रहेंगे ना, और म्यूज़िक चल रहा हो, काम करना, तो मैं करता रहूँगा। मुझे इतना मतलब उसकी एक हैबिट है। अच्छा, तो जो म्यूजिक आपका पहली बार रिकॉर्ड हुआ था, तो उसके लिए लोग बोलते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, इधर से पैसा इकट्ठा किया उधर से पैसा इकट्ठा किया, आपके साथ ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू में मैंने ऐसे भी गाने बनाए, आपको मैं बता देता हूँ कि अब मेरे गाने में खर्चा इतना है जेब में पड़ा हुआ है, देखो कितना पड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हुआ है कि क्या, फिर भी मैंने कोशिश की, जैसे तैसे अपना गाना बनाया। वो भी कंडीशन रही है कि फाइनेंशियली हमको गाना भी बनाना है, और जेब में पैसा भी नहीं है। अच्छा। तो किया है, उस वक्त भी ऐसा काम किया है, और बनाए हैं गाने। अच्छा, तो अभी मैंने देखा ना, सत्य मनु के साथ ना बहुत बड़े बड़े सिंगर ने ऑलरेडी पहले काम किया है, और अभी कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्या किन्हीं लोगों के साथ? हाँ, अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पहले भी आए हुए हैं, और अभी सिंगर्स जो कहलाते हैं वो भी आ रहे हैं। बहुत सारे सिंगर्स के साथ, बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ के साथ। अच्छा। तो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं नॉन सिंगर्स हैं, तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपको दिखाई देंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी आपने म्यूजिक बनाया हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया? जो आपके सारे म्यूजिक ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, लाखों लोग उन पर रील्स बना रहे हैं, तो जरा वो कहानी बताओ। हाँ, बागेश्वर धाम के लिए भी हमने गाने बनाए हैं, और मैं एक्चुअली मैं बाहर था एक टाइम जब मैं अपने होम टाउन आया, तो आपने एक नाम सुना होगा,
पज्जन चाचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबके चाचा हैं वो। बागेश्वर धाम गाना रेडी किया था तो क्या था उस टाइम मुझे हनुमान जी एक कॉन्सेप्ट माइंड में था कि अच्छा। हनुमान जी के ऊपर गाना बनाना है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि हनुमान जी के लिए, क्योंकि मुझे पता चला फिर मैंने बागेश्वर धाम के बारे में जब गाना बनाना था तो फिर होता है ना, मैंने बताया सत्या भैया से भी मेरा डिस्कशन हुआ कि बागेश्वर धाम पे गाना बनाना है। तो मेरे माइंड में बस ये चीज़ चलने लगी कि हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं तो अब मुझे एक ऐसा गाना रेडी करना है जो वाकई में मेरे मन में था। हाँ। कि लोगों के ना गूज़बम्प आ जाए और हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम इतनी बड़ी शक्ति की बात कर रहे हैं। तो बस एक माइंड में वो चीज़ चलती रहती थी, और जैसे ही मुझसे कोई बोलता है म्यूजिक का तो मेरे माइंड में ना उसी वक्त से कुछ ना कुछ चालू हो जाता है कि जैसे आपने मुझसे कुछ बोला कि ये गाना बनाना है या इस कॉन्सेप्ट पे गाना बनाना है, तो मैं वो सोचने लगता हूँ। तो मैं जब वहां से निकला तो मेरे मन में ना रास्ते में ही ना ट्यून चल रही है, ये हो रहा है वो बिल्कुल। तो फिर वो धीरे धीरे एक गाना चला। फिर क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंचा तो मैं वहां से घर जाने के बाद से थोड़ी देर बाद निकला तो एक आउटर में चला गया। अच्छा। हाँ, तो आउटर में गया तो मैंने एक ट्यून बनाई और वो ट्यून मतलब मोबाइल से मैं जब कहीं मान लो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ कहीं तो वो मोबाइल पे हम डब कर लेते हैं उसको। तो मैंने एक ट्यून बनाई और ये सोच के बनाया था कि अगर हनुमान जी का हम गाना बना रहे हैं तो वो लोगों को एनर्जी मिलनी चाहिए कि हम बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं। और ये बहुत सौभाग्य वाली बात थी हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, कि बागेश्वर धाम जैसा तीर्थ स्थल हमें मिला। बिल्कुल। और वैसे भी मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो बस मेरे मन में ये था कि कुछ ऐसा हनुमान जी आप ही ऐसा कुछ बनाओ कि बहुत अच्छा बन जाए। तो मैं आउटर में गया। आउटर में मैं अपनी गाड़ी लेके और मैं खड़ा हो गया जहाँ कोई भी नहीं था, शोर शराबा नहीं था। तो वहाँ मैंने बस ना बनाना चालू किया, वहाँ ट्यून बनाना चालू किया। और जब ट्यून बनाया तो मैं गाते 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 उसको पूरा ही बन गया वो ट्यून। तो मुझे लगा ठीक लग रहा है एक बार मैं, तो फिर मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं सत्या भैया को ज़रूर अपने भेजता हूँ कि मैंने ऐसी ट्यून बनाई है। तो वो ट्यून जब मैंने उनको भेजा तो मैंने, क्योंकि वो करेक्शंस भी करते कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने जब वो ट्यून सुना तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि अल्टीमेट, एक्सीलेंट, मतलब ये बहुत खतरनाक ट्यून है और देखना ये बहुत कमाल बनेगा। अच्छा। तो जब कॉम्पोजिशन हो गई और कॉम्पोजिशन के बाद जब मेरी सत्या भैया से इस बारे में डिस्कस हुआ तो उन्होंने बोला कि ये गाना बागेश्वर धाम हम दादा से लिखाएंगे। अच्छा। मतलब जो हमारे बड़े भाई हैं वीरेंद्र खरे अकेला शायर अच्छा। हैं तो उनसे लिखाएंगे। अच्छा, तो उसके लिरिक्स आपने नहीं लिखे हैं, वो आपके दादा ने लिखे हैं? हाँ, वो मेरे रियल ब्रदर हैं, जैसे सत्या भैया हैं वैसे ही मेरे उनसे भी बड़े जो रियल भाई हैं वो है वीरेंद्र खरे अकेला। ओके। हाँ, तो उनको, क्योंकि वो साहित्य में बहुत आगे हैं और शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और उनकी शायरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे भी, कई साइट्स पे बहुत। अच्छा। हाँ, तो जब हमने उनको ये गाना दिया, ट्यून दी, तो उन्होंने उस ट्यून को सुना तो उनको मैंने बताया कि बागेश्वर धाम पे ये ट्यून बनाई हुई है और हनुमान जी पर गाना लिखना है। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला कि ये ट्यून बहुत ही एनर्जेटिक ट्यून है और बहुत अच्छा इस पे गाना, जितने अच्छी ये ट्यून है उतनी अच्छी लिरिक्स होने चाहिए, उतनी अच्छा इसका अरेंजमेंट, म्यूज़िक होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो मैंने बस उनको ये बोला कि ये बागेश्वर धाम पे गाना लिखना है और हनुमान जी के साथ साथ जो हमारे गुरुजी हैं, पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके बारे में भी इस गाने में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक वरद हस्त जो हमने उस गाने में डाला हुआ है वर्ड, उन्होंने दादा ने लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं चाहता था कि हनुमान जी के साथ साथ सारी चीज़ों पर बात आए था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने उस गाने को लिखा, वो मुझे वर्ड अभी भी याद है, वो सबसे ज़्यादा रील में लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। कि कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। तो जब शुरू से लेके आलाप से लेके उन्होंने मुखड़ा, फिर स्टैंजा, फिर ये सारी चीज़ें जब ओवरऑल लिख दी उन्होंने, तब वो पढ़ने में ही हमको इतना अच्छा लगा। भैया ने भी देखा वो सारी चीज़ें ओवरऑल, फिर मतलब लगा कि हाँ लिरिक्स भी अब रेडी हो गया है। फिर बात आती थी रिकॉर्डिंग्स की, तो जब उसका म्यूज़िक और सारी चीज़ें हुई, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने उसको जाने कितने बार सुना।
अच्छा, इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो गाना हमने बनाया था, बट वो सुनने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आ रही थी। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपका खुद का ही स्टूडियो है? हाँ, मुंबई में हमारा स्टूडियो जहाँ रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, तो वहीं पर ये सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, सारा कुछ वहीं हमारे पर बना? सारे सॉन्ग्स मुंबई में ही रिकॉर्ड होते हैं। वो जब रिकॉर्डिंग हो गई फिर हमने ये गाना सुना तो हमने खुद से ही कई बार, क्योंकि हम इसलिए भी सुनते हैं कि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा है, गाना बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस को कैसा लगेगा। तो उस वक्त जो वाइब्स आ रही थी ना वो बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा, भैया को भी अच्छा लगा, फिर हमने जिसको सुनाया उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ी फिल्म का गाना है या ये। तो वो ऐसे करके ये गाना बना, और गाना बनने के बाद जब हमने पहली बार गुरुजी को सुनाया तो उनको भी वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो उस गाने के बाद से फिर मैंने इसको लॉन्च किया था बाहर। अच्छा, तब ये लॉन्च हुआ था। कहाँ पे, मतलब पहली बार आपने कैसे सुनाया गुरुजी को? स्टेज पे लॉन्च किया था, कैसा क्या था वो माहौल? इंदौर में इस गाने को लॉन्च किया था और मैं इंदौर गया था तो लॉन्चिंग हुई थी इस गाने की, क्योंकि वहाँ कथा चल रही थी। अच्छा, गुरुजी की कथा इंदौर में चल रही थी? हाँ, गुरुजी की कथा इंदौर में चल रही थी तो मैंने लॉन्च किया था वहाँ पे और बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था वहाँ लोगों का। अच्छा, तो मैंने बहुत सारे जब वो कमेंट पढ़े ना तो उसमें गूज़ बॉम्ब आ रहे हैं मुझे। मैं दिन में 10-10 बार सुन रहा हूँ इस गाने को। मेरे मोहल्ले में लोग गाना बजाते हैं साउंड धर के। बहुत सारे मैंने कमेंट उसमें पढ़े हैं। आपने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े हैं जो आपको अभी भी याद हो और भूल ना पा रहे हो आप उसको? हाँ, मैंने बीच में पढ़े हैं उसके कमेंट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कमेंट का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये गूज़बम्प वाली बात तो मैंने आपको बताई क्योंकि मैंने बताया था जब ये कॉम्पोजिशन चल रही थी तब दिमाग में यही था कि लोगों के रोंगटे खड़े होने चाहिए इस गाने में। कई लोग तो बोलते हैं कमेंट में कि भाई मैं इस गाने को एवरीडे ही सुनता हूँ। बिल्कुल 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 बोलते हैं। जैसे लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं, वो आपके गाने को भी कम से कम दिन में 10 बार सुनते ही सुनते हैं। हाँ, लोगों के कमेंट बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसमें और मैंने अभी काफ़ी दिन से देखा तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उसके अंदर कि मैं दिन में 10 बार सुनता हूँ और मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा भजन बन नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये सब सारी चीज़ें देख के इवन आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से भी कंपेयर किया है, हालांकि वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर और फेमस लोग हैं। तो ये है कि चलो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों को वो गाना इतना अच्छा लगा है। अच्छा, जब आपने ना इंदौर में म्यूज़िक लॉन्च किया था तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। हाँ। मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे ये, जैसे मैंने बताया ना कि एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर या कॉम्पोजिशन जो हम करते हैं वो सुनते कि ऑडियंस को क्या, वो मुझे एक था कि लोगों को ये पसंद आएगा गाना और क्या अगर जो मेरे अभी गूज़बम्प आ रहे हैं वो लोगों के आ पाएंगे क्या, क्योंकि वो गाना तो हमने बनाया तो हम सुन के जो फील हो रहा था कि हाँ अच्छा हो सकता है ये गाना। फिर मैंने जब ये इंदौर में लॉन्च किया गाना तो गाना गाते वक्त तक मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। हाँ, ये दिख रहा था कि ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। फिर जब मैंने गाना गा दिया, गाना गाने के बाद गुरुदेव से मिला, उनका आशीर्वाद लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, वो आपने वीडियो में देखा होगा और बहुत खुश हुए और मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो जब मैं वो गाना गा के स्टेज से नीचे उतरा तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि हुआ क्या है अभी। जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया और एक ही वर्ड कई लोगों ने बार बार वो चीज़ बोली कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि मतलब हुए। और फिर उसके बाद उतरने के बाद ये जब लोगों से मिला ना तब समझ में आया कि लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जब लोगों से मिला, फिर किसी ने कहा फोटो, ये तो चलते चलते मैं खुद परेशान हो गया मतलब मैं जा ही नहीं पा रहा था वापस। मतलब वो फिर हमारे लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने मुझे पीछे से निकाला कि भाई आ जाओ, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे। अच्छा। तो वो ऑडियंस का जो प्यार वहाँ उस गाने में मिला था वो बहुत कमाल था और बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। अच्छा, तो वो सब कुछ देखकर लग गया कि भाई अब तो ये गाना बनाने पर सफल हो गया, जो करना चाहते थे वो हो गया। हाँ, देखिए गाने तो हमें बहुत सारे बनाने हैं, अभी भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं
और हाँ, ये थी कि जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, हम एक तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं और वो इतना बड़ा नाम है बागेश्वर धाम। तो कोई छोटी मोटी चीज़ आप बनाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी कि जो स्थल का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हनुमान जी का नाम है। तो वो एक चीज़ लगी थी कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया, मतलब हम इसमें एक थोड़ा सा सफल हुए कि चलो सबको इतना अच्छा लगा है गाना, तो ये बहुत अच्छा था हमारे लिए। उसके बाद भी आप गुरुजी से कई बार मिले होंगे, अब तो उनको चूंकि करीब से भी जानते होंगे। जी जी। अच्छा, तो कुछ गुरुजी के बारे में बताओ, आप कैसे हैं वो? बहुत कोमल हृदय। अच्छा। और बहुत ही अच्छा नेचर है। संत तो वो सारी दुनिया जान रही है वो कैसे हैं, लेकिन उनका नेचर, और मेरे लिए तो वो बहुत बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी उनसे मिलता हूँ ना तो मुझे एक एनर्जी आ जाती है। अच्छा, जैसे मैंने वीडियो में देखा है गुरुजी बड़े फनी हैं, मजाकिया अंदाज में रहते हैं, क्या सच में वो ऐसे हैं या फिर सिर्फ कैमरे पर हैं? नहीं, वो रियल में ऐसे। अच्छा, आप रियल में अगर वैसे कभी हैं? मिलो या मिले होगे पता नहीं। हाँ। आप जब उनसे मिलोगे ना तो ऐसे हैं, और उनका नेचर बहुत चाइल्ड, कहते हैं ना, नेचर जो होता है वो नेचर है, तो वो है। और बहुत ही नेचर के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वैसे मैं मिला तो नहीं हूँ ज़्यादा गुरुजी से, अगर आपका ये वीडियो उधर तक पहुँच जाता है तो मैं भी चाहूँगा मैं उनके आसपास का ही लड़का हूँ, मेरे साथ वो भी आए, उनका इंटरव्यू या पॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि कहीं में कहीं आसपास के लोगों से जब सपोर्ट मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और वो जिस पैदान पर खड़े हुए हैं उनका तो आशीर्वाद ही मिल जाए तो आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कितनी शक्ति है वहाँ पर और कितनी श्रद्धा है? आपका पर्चा वहाँ कभी बन गया है जो आपको पता चले कि शक्ति है, श्रद्धा है? नहीं, मैंने तो कभी पर्चा नहीं बनवाया। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरुजी जब इतना सपोर्ट करते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा। मैं उनसे अपना फ्यूचर पूछूं, जब वो आशीर्वाद मुझे देते ही है और मैं उनके गाने गा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनका आशीर्वाद है। तो मैंने ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि मैंने अपना पर्चा बनवाया। अच्छा। लेकिन हाँ, ये है कि उनके आदेशानुसार मैं जब भी कोई गाना करता हूँ या कुछ है तो उनसे पूछता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक तो पर्चा नहीं बनवाया। अच्छा, तो मैंने ना आपके गाने संस्कार चैनल पर भी देखे हुए हैं, तो क्या संस्कार पर और भी आपके गाने आने वाले हैं? हाँ, देखिए, एक बागेश्वर धाम की तरह एक संस्कार भी हमारा एक परिवार है, और मैं संस्कार से भी मिला था जब मैंने गाना किया, और उनको भी पसंद आया, और मुझे भी वो सारे लोग बड़े छोटे भाई जैसे प्यार करते हैं। अच्छा। तो अभी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो संस्कार के साथ आ रहे हैं, और भी जगह आ रहे हैं, तो आपको सुनाई देंगे। अच्छा, तो जैसे बताया आपने संस्कार और बागेश्वर धाम अब आपका परिवार है, तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी संस्कार के साथ और संस्कार की टीम के साथ? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जब मैंने ये पहला गाना इधर से लॉन्च किया था, तो हमारे जो संस्कार के सीईओ हैं, दादा बोलता हूँ मैं उनको। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, और तो उनके साथ, सारी टीम के साथ मैं संस्कार से भी मिला, बहुत टीम पूरी बहुत अच्छी है। तो उनके साथ बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और आगे आप जो गाने सुनेंगे वो अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाई देंगे। अच्छा, मैंने ना लोगों से सुना है कि मनु भैया से म्यूजिक बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है, उनके म्यूजिक बड़े बड़े महंगे होते हैं, तो क्या भाई क्या राज है इसका कि आपके जो म्यूजिक होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि महंगे हैं, या जैसे आप एक बात बताइए, आप कभी पानी पूरी खाने जाते होंगे। बिल्कुल। तो अगर 10 रुपए की पानी पूरी है, एक पानी पूरी 10 रुपए की है, हाँ, तो आप बोलेंगे भैया 5 की पिला दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलेगा ठीक है, मैं 5 की पानी पूरी आपको पिला देता हूँ। हाँ। लेकिन उस पानी पूरी में पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सही। वो 5 रुपए की पानी पूरी आप मजा को पसंद आएगी क्या? नहीं आएगी। हाँ। वैसी है सेम। अच्छा, म्यूजिक महंगा नहीं है, एक्चुअल में टीम होती है, वर्क होता है, स्टूडियोज होता है, अरेंजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो और हम कोई भी काम ऐसे नहीं करते कि काम चला दिया। अच्छा। अगर हम आपके लिए गाना बनाएंगे तो बहुत दिल से बनाएंगे। तो हम चाहते हैं उस
गाने की रिकॉर्डिंग अच्छी हो, मिक्सिंग अच्छी हो, तो सारी चीज़ें ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, तब वो गाना आपको अच्छा सुनाई देगा। अच्छा, तो जो रहता है अपना कॉन्सेप्ट मतलब आप क्लियर रखते हो कि जो बनेगा अपने पास तो बहुत अच्छा ही बने, हाँ, अदरवाइज आप ऐसे काम नहीं करोगे। बिल्कुल। मतलब सॉन्ग लोगों को पसंद आने चाहिए। हम अगर ढीला काम कर देंगे तो लोगों को कैसे पसंद आएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा म्यूज़िक, हमारा लिरिक्स और सारी चीज़ें सबको बहुत पसंद आए, इसलिए उसमें जो चीज़ें होती हैं वो होती है। अच्छा, तो जब ना लोग देखते हैं कि कोई आर्टिस्ट होता है, एक्टर होता है, तो वो किसी एक्टर को देखता है, कोई म्यूजिक आर्टिस्ट होता है तो वो किसी म्यूजिक सिंगर को देखता है, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? अरिजीत सिंह। अच्छा, अरिजीत सिंह को सुनते होंगे। बिल्कुल, मुझे उनकी आवाज़ में जो सुकून मिलता है ना, वो जब वो गाते हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उनकी आवाज़ में एक अलग ही बात है, तो अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा, अरिजीत सिंह के सॉन्ग पर एक रील भी वायरल हुआ था कुछ लड़कों का, वो कार में जा रहे थे कि भाई अरिजीत सिंह को मत बजाना। देखा था क्या आपने वो रील? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। अरे वो रील बड़ा वायरल हुआ था कि वो कहते भाई किसी को बजा दे, अरिजीत सिंह को मत बजा। अच्छा, वो हाँ, वो आप शायद मुझसे जो सवाल कर रहे थे कि एक मैंने गाना भी सुना था, हो बेदर्दया, एक गाना था, बोले भाई ऐसे कैसे गाने बना देते हो। ऐसे सब रील्स मैंने देखे हैं, क्योंकि वो जो दिल से गाते हैं ना, जो उनकी आवाज़ है ना, तो होता है एक फील, तो इसलिए मेरे वो फेवरेट सिंगर है। सॉरी, उसी टाइप के लगभग आपके भी सॉन्ग होते हैं? हाँ, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे सॉन्ग बनाए, लोगों को पसंद आए। अच्छा अच्छा, दोस्ती पर कुछ हो जाए सॉन्ग वगैरह आपने भी लिखा है क्या दोस्ती के लिए? हाँ, दोस्ती पर भी है। आपने जो सत्या भैया की बात करी थी, दोस्ती पर इतना बड़ा गाना उन्होंने लिखा हुआ था। अच्छा, तू मेरा भाई नहीं है। अच्छा। अगर आपको याद हो, फुकरे का जो हाँ, था बिल्कुल, टाइटल ट्रैक भी उन्होंने लिखा था। तो दोस्ती के ऊपर तो वो बहुत अच्छा गाना आया था। पहले ही मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने हुए थे, है ना, तो थोड़ा एक एक लाइन उनकी भी हो जाए, बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं उसको सुनने के लिए। एक लॉकडाउन के टाइम पर मैंने आपका गाना सुना था जो 2020 में आपने लॉन्च किया था, है ना, तो जरा वो हो जाए एक बार। अच्छा, आप जो इश्क बुराई की बात कर रहे हैं, हाँ, झूठी फरेबी की बात कर रहे हैं? नहीं, इश्क बुराई, फिर इसके बाद झूठी फरेबी आया, तो हो जाए थोड़ा सा, बड़ा लोग उसके लिए बैठे होंगे अब तक वीडियो में आसमान। बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ उसकी 4 लाइन। तू अपनी जगह है ठीक, मैं अपनी जगह सही, तूने किया वही जो तुझको लगा सही, पर जाते जाते कह के जाती तो अच्छा होता, जीना मुश्किल फिर भी रहता, पर दर्द ना यूं होता, पर दर्द ना यूं होता, ना मैं बुरा ना तू बुरा, ये इश्क बुराई है, 2 पल का साथ ये देती है, फिर लाती जुदाई है, कैसी ये खुदाई है, कैसी ये खुदाई है, बस आती रुलाई है, बस आती रुलाई है, कैसी ये खुदाई है, कैसी ये खुदाई है, बस आती रुलाई है, बस आती रुलाई है। वाह वाह वाह, थैंक यू। है ना। अच्छा, तो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है चमकीला मूवी का विदा करो, तो आपके अंदाज में मैं सुनना चाहता हूँ। झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो, पास तुम्हारे और रहूं मैं, मेरा तो मन था, सच है यहाँ पे जो भी बुरा था, मेरे कारण था, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार,
मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। वाह, थैंक यू। आपकी दिखता है, आपकी जुबान में दर्द दिखता है। किसी भी सिंगर के सॉन्ग आप इतने अच्छे से गाते हो, तो आपने तो गाते ही हो। अच्छा, तो भैया आप भी बुंदेलखंड से हो, तो हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो आप क्या कमी देखते हो कि आर्टिस्ट बॉम्बे तक नहीं पहुंच पाता है? कमी अब तो मतलब काफ़ी सारे लोग मुंबई पहुंच रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन पहले था कि लोग नहीं जाते थे कि जो भी उनके साथ परेशानी होती थी। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड से लोग जा नहीं सकते, या बस यही है कि आपका पागलपन इतना होना चाहिए आपके काम के लिए कि आप मुंबई जा सको। सीरियस लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप सीरियस काम करोगे तो आप ज़रूर मुंबई जा पाओगे काम करने के लिए, तो बिल्कुल। अच्छा, जिसको म्यूजिक सीखना है और इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो वो क्या करे फर्स्ट स्टेप? अगर म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर से ही सीख सकते हैं, या आपके परिवार में कोई सिखाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो डायरेक्शन है वो कैसा है। अच्छा, देखिए कई लोग हैं जो घर में गाना गाते हैं, लेकिन गाते भी अच्छा है, लेकिन उनको वो ट्रैक ही नहीं पता कि वो आगे कैसे बढ़े। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर हैं, कुछ लोग बाथरूम में तो गाते हैं, बाथरूम के बाहर रुक जाते हैं। बाथरूम के बाहर सिंगिंग खत्म हो जाती है। बाथरूम से चालू होती है, फिर बाथरूम के बाहर सिंगिंग खत्म हो जाती है। तो अगर म्यूजिक लाइन में आगे बढ़ना है तो फिर वैसा काम करना पड़ेगा, शोज करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है। या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अभी इतना अच्छा टाइम आया हुआ है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में, आप यूट्यूब से देखो, आप बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने ब्लॉग बना रहे हैं, कहीं ये कर, तो आप म्यूजिक में भी उस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत ये होती है मेरे हिसाब से कि आपको एक सिखाने वाला, आपको सही डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं सीख सकते कि आपने बैग उठाया और निकल गए कि यार मुझे सिंगर बनना है या मुझे एक्टर बनना है। तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो कोई एकेडमी है, चाहे कुछ है, तो वो तब आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया, मैंने भी सुना था कि आपकी एक म्यूजिक एकेडमी आने वाली है, ऐसा कुछ प्लान है क्या? हाँ, मेरी म्यूज़िक एकेडमी आने वाली है, और मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बाहर आएगी, और हम उस पर तैयारी कर रहे हैं कि हर बच्चा सीख सके। और उस म्यूज़िक एकेडमी में एक ये चीज़ रहेगी कि जिसके पास फीस है वो सीखेगा, जिसके पास फीस नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो भी वो म्यूज़िक सीखेगा, सिंगिंग सीखेगा, इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले होते हैं वो सीखेगा। तो हम जल्द ये चालू करने वाले हैं। अच्छा, जल्दी शुरुआत करने वाले हैं अपन इस चीज़ की। अच्छा, तो कोई फनी इंसिडेंस हो जाए आपका, आपके दोस्तों के साथ, या कुछ कहीं आपको याद हो? हाँ, मुझे याद है एक इंसिडेंस। मेरा एक दोस्त है राहुल शर्मा, बाहर है अभी, तो उसने मुझे एक बार बताया कि यार घर पे ना मुझे बहुत डांट गली। हाँ। मैंने, किसने डांटा? पापा ने। अच्छा। मैंने कहा क्यों? बोले यार वो गाना गा रहा था और बाथरूम में तो चिल्ला के, तो हम लोग सब दोस्त गाते रहते थे और मैं रहता था तो गाना बजाने का ही कुछ होता ही रहता था। तो वो हैबिट में रहता था, वो घर जाके भी गाने, नए नए गाने गाते रहते थे। तो वो बाथरूम में गाना गा रहा था, तो चिल्ला के, तो पापा ने ना बाहर से झाड़ दिया उसको। बोले चुप करो यार, दिन भर तुम गाने गाते रहते हो और ये हल्ला मचा रहे हो पूरे घर में, इधर जाओ रूम पे रहो तो गाना, बाथरूम में जाओ तो गाना, ये वो कर। बोले पापा वो मनु को देखो कितना अच्छा गाना गाता है, और तो गाना चाहिए इसलिए तो गाना सीख रहा हूँ मैं। वो कहाँ तक पहुँच गया गाना गाते गाते? तो बोले यार वो इतना अच्छा गाता है पापा, तो मैं नहीं गा सकता क्या? बोले हाँ वो गाता है, तो एक काम करो तुम ढोलक बजाने लगो। तो बाहर निकल जाओ, तुम ढोलक बजाना, वो गाना गाएगा। तो मुझे इतनी हंसी आई कि भाई मतलब बोले इतना, मतलब लोगों, हमारे सर्कल में ऐसा हो गया था कि हम बातें भी गाना गा के ही करते थे। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती थी, फनी हुए ऐसे किस्से। अच्छा, तो आप ना बड़े फेमस सिंगर हो चुके हो मेरी नज़रों में और ऑडियंस की नज़रों में भी, है ना? तो अब मुझे ये बताओ, आप कितने हैंडसम दिखते हो, इतना बढ़िया गाना गाते हो आप, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है,
एक्चुअली अब वो टाइम ही नहीं रहा गर्लफ्रेंड और ये मैं अपना काम कर रहा हूँ तो बस उसी में चलता रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि पहले आप ना दिल टूटने वाले गाने बनाते थे, अब थोड़ा सा आपका वो ट्रैक भी मुझे लग रहा है चेंज हुआ और हो सकता आगे आए, तो मैंने कहा भाई कुछ ऑडियंस को भी बड़ा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए। देखिए मतलब अभी तो मेरा मतलब लोग मिलते हैं, सब कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी जगह पे आगे बढ़ रहा हूँ या जो भी है ये मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे। मेरा काम है काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेरे लिए स्पेशल है या कुछ है। ये आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और कुछ मेरी ऑडियंस के लिए भी यहाँ बोल दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे द न्यूज़ एम्पायर में आके, और इतनी सारी बातें हुई। हाँ। और आपने इतना कुछ पूछा और बहुत दिन बाद मैंने भी इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि हम फिर से मिलें, और ऑडियंस को कहना चाहूँगा आप ज़रूर देखिए, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो बिल्कुल, मैंने बहुत सारे सवाल इनसे ऑलरेडी पूछ लिए हैं, लेकिन अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जाके वहाँ भर दीजिए। हो सकता है अगली बार आके हम वो आपका सवाल पूछें और आपका नाम भी उसमें हो सकता है, हम आपका नाम भी बताएंगे कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया है। तो कमेंट सेक्शन भर दो।